हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी बीपी 802 के लास्ट वीडियो में हम लोगों ने यूनिट फर्स्ट के 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस के बारे में बात किया था। इस वीडियो में हम लोग यूनिट सेकंड के 25 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर महंताब सिंह। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो हमारा इसमें है पहला क्वेश्चन, आइए उस पे आते हैं। चिकनगुनिया इज ए, जो हमारा चिकनगुनिया होता है वो क्या होता है? ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हेरिडेटरी डिजीज, दूसरा ऑप्शन है दैट इज पैथोजेनिक डिजीज, तीसरा ऑप्शन है डिफिशियंसी डिजीज और अंतिम ऑप्शन है दैट इज कंजेशनल डिजीज। तो अगर हम बात करते हैं चिकनगुनिया के बारे में, तो जो हमारा होता है चिकनगुनिया, वो चिकनगुनिया वायरस के कारण हमें देखने को प्राप्त होता है। ये कोई भी एक तरह से अनुवांशिक रोग नहीं होता, किसी भी डिफिशियंसी के कारण नहीं होता और ये हमें जन्मजात नहीं होता है। ये एक वायरस के कारण हमें डिजीज होती है। तो यहाँ पे जो हमारा है करेक्ट आंसर दैट इज द बी, पैथोजेनिक डिजीज। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 2। पैथोजेंस मीन्स, जो हमारे पैथोजेंस होते हैं वो क्या होते हैं? ऑप्शंस हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कॉजेज डिजीज, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि डिजीज को कॉज करते हैं। जो हमारा दूसरा ऑप्शन है ऑर्गेनिज्म विच आर फाउंड इन एनिमल, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि एनिमल में प्राप्त होते हैं। जो हमारा अगला ऑप्शन है दैट इज द ऑर्गेनिज्म विच आर बेनिफिशियल फॉर अस, जो हमारे लिए अच्छे होते हैं। या जो हमारा अंतिम ऑप्शन है ऑर्गेनिज्म विच आर फाउंड इन प्लांट, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो प्लांट में प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा है करेक्ट आंसर दैट इज ए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कॉज डिजीज। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि हमारे अंदर डिजीज को कॉज करते हैं उनको हम लोग पैथोजेंस कहते हैं। अब हम लोग आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? द कंडीशन अकर ड्यू टू द लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द बॉडी। जब हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो हमारे एक तरह से बॉडी में क्या कंडीशन होती है उसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसमें हमारे ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है दैट इज द जॉइंडिस, दूसरा ऑप्शन है डिहाइड्रेशन, जो हमारा तीसरा ऑप्शन है दैट इज द वो साइनोसिस और अंतिम है हमारा पेलनेस। तो इस कंडीशन में अगर हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो जाती है, तो उस कंडीशन में जो हमारा है करेक्ट आंसर वो है सी, साइनोसिस। तो उस कंडीशन में हमारे बॉडी में जो होता है साइनोसिस वो हमें देखने को प्राप्त होता है। तो अगर हम बात करते हैं अबाउट द साइनोसिस, तो ये एक ऐसी कंडीशन होती है जब हमारी जो बॉडी है उसका कलर चेंज होके नीला हो जाता है, तो उसको हम लोग एक तरह से कहते हैं साइनोसिस की कंडीशन कहते हैं। अब हम लोग आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। द विल्डल टेस्ट इज परफॉर्म, जो हमारा विल्डल टेस्ट है उसको हम लोग किस चीज के लिए परफॉर्म करते हैं? ऑप्शंस हम लोग देख लेते हैं। टू आइडेंटिफाई द थायराइड फीवर, दूसरा ऑप्शन है टू आइडेंटिफाई द कॉज ऑफ द डायरिया, जो हमारा अगला ऑप्शन है टू आइडेंटिफाई द एड्स और अंतिम ऑप्शन है टू आइडेंटिफाई द कॉज ऑफ द डिसेंट्री। तो अगर हम विल्डल टेस्ट के बारे में बात करते हैं तो इसको हम लोग थायराइड फीवर को आइडेंटिफाई करने में यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा है करेक्ट आंसर दैट इज ए, आइडेंटिफाई द थायराइड फीवर। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 5। कैंसर इज द रिजल्ट ऑफ अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ एबनॉर्मल सेल्स एनीवेयर इन द बॉडी। तो जो हमारा होता है कैंसर, वो हमारे बॉडी के किसी भी पार्ट में जो होती हैं एबनॉर्मल सेल, उनकी ग्रोथ या हम कह सकते हैं अनकंट्रोल्ड ग्रोथ को हम कैंसर कहते हैं। क्या ये वाक्य सही है या गलत है? तो अगर हम बात करते हैं कैंसर के बारे में, तो इसमें क्या होता है कि जो हमारी है बॉडी उसके अलग अलग पार्ट में या उसके किसी भी पार्ट में अगर एबनॉर्मल वो सेल का अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो रहा है तो उसी को हम लोग कैंसर कहते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा है करेक्ट आंसर दैट इज आंसर नंबर ए, ट्रू। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 6। कैंसर ऑफ द ब्लड सेल्स इज रिफर्ड टू एज, अगर हमारे ब्लड सेल्स के अंदर कैंसर हो रहा है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शंस हम लोग वो देख लेते हैं। जो हमारा इसमें पहला ऑप्शन है दैट इज द वो सार्कोमा, दूसरा ऑप्शन है मतलब मीसोथेलियोमा, अगला ऑप्शन है दैट इज द मतलब बेसल सेल कार्सिनोमा और अंतिम ऑप्शन है दैट इज द ल्यूकीमिया। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है, अगर हमारे ब्लड के सेल्स में हमें कैंसर देखने को प्राप्त होता है तो उसको हम लोग कहते हैं ल्यूकीमिया कहते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज द डी, ल्यूकीमिया।
अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द नंबर 1 कॉम्प्लिकेशन ऑफ द डायबिटीज। अगर किसी पेशेंट के अंदर डायबिटिक कंडीशन हो जाती है तो वहाँ पे हमें एक तरह से सबसे पहला कॉम्प्लिकेशन क्या देखने को प्राप्त होता है। ऑप्शंस हम लोग देख लेते हैं। जो हमारा पहला ऑप्शन है दैट इज द डायबिटिक कीनोएसिडोसिस, अगला ऑप्शन है हाइपरटेंशन, तीसरा ऑप्शन है ओबेसिटी और अंतिम ऑप्शन है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। तो अगर किसी पेशेंट के अंदर डायबिटिक कंडीशन डेवलप हो जाती है तो वहाँ पे जो हमें उसके अंदर पहला कॉम्प्लिकेशन देखने को प्राप्त होता है वो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज होता है। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन है डी, वो यहाँ पे एक करेक्ट आंसर है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हु इज द फर्स्ट होस्ट ऑफ द मलेरियल पैरासाइट। जो हमारे होते हैं मलेरिया के पैरासाइट, उनका पहला होस्ट क्या होता है। तो ऑप्शंस हम लोग देख लेते हैं। पहला है हमारा मैन, दूसरा है हमारा एनाफिलीज, तीसरा है रैट और अंतिम है नन ऑफ द एबव। तो आप लोगों को इसके बारे में एक तरह से पता होगा कि जो हमारा होता है मलेरिया का होता है पैरासाइट, वो एक तरह से जो मॉस्किटो होते हैं उनके अंदर से ह्यूमन के अंदर ट्रांसफर होता है, और जो हमारे मॉस्किटो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनको हम लोग कहते हैं फीमेल एनाफिलीज कहते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा है करेक्ट आंसर दैट इज बी, एनाफिलीज। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं दैट इज द क्वेश्चन नंबर 9। तो अगर हम इसके बारे में बात करते हैं, फर्स्ट लाइन ड्रग फॉर द फैल्सिपोरम मलेरिया इज। जो हमारा फैल्सिपोरम मलेरिया होता है उसकी फर्स्ट लाइन ड्रग कौन सी होती है। पहला ऑप्शन है दैट इज द क्लोरोक्वीन, दूसरा है टेट्रासाइक्लिन, तीसरा है प्रीमाक्विन और अंतिम है क्विनीन। तो जब एक तरह से कोरोना स्टार्ट हुआ था तो उस समय हम अधिकतर पेशेंट को हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन दे रहे थे, और अक्सर लोग ये कह रहे थे कि ये तो ड्रग है मलेरिया की, इसको इसमें क्यों दिया जा रहा है। तो यहाँ पे जो हमारा है करेक्ट आंसर दैट इज द क्लोरोक्वीन, जिसको हम लोग हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन भी कहते हैं, और ये एक होती है मलेरियल ड्रग होती है जिसको हम लोग स्टार्टिंग में जब किसी पेशेंट के अंदर हमें मलेरिया डिटेक्ट होता है तो जो हमारी फर्स्ट लाइन ड्रग होती है वो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन या हम कह सकते हैं क्लोरोक्वीन होती है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है हमारा ए, दैट इज द क्लोरोक्वीन। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं दैट इज द क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द सार्स, SARS। सार्स का क्या फुल फॉर्म होता है। ऑप्शंस हम लोग देख लेते हैं। सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, दूसरा ऑप्शन है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिम्टम्स, जो हमारा तीसरा ऑप्शन है दैट इज द सीरियस एक्यूट रेस्पिरेटरी सिम्टम, और अंतिम ऑप्शन है दैट इज द सीरियस एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। तो यहाँ पे अगर आपको इसको याद करना है तो जो इसका पहला एस होता है स्टैंड फॉर द सीवियर, और जो अंतिम एस होता है दैट इज स्टैंड फॉर द सिंड्रोम। तो अगर हम दूसरे ऑप्शन पे आते हैं तो इसमें जो अंतिम एस है वो सिम्टम के लिए है, तो ये भी हमारा एक यहाँ पे गलत ऑप्शन होगा। जो अगर हम तीसरे ऑप्शन पे आते हैं वो क्या है, उसमें जो हमारा है पहला एस दैट इज स्टैंड फॉर द सीरियस, तो ये भी यहाँ पे हमारा होगा गलत। और अगर हम तीसरे पे आते हैं तो इस प्लेस पे भी जो हमारा पहला एस है दैट इज स्टैंड फॉर द सीरियस, तो ये भी यहाँ पे गलत ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे जो हमारा है करेक्ट आंसर दैट इज ए, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम इज द फुल फॉर्म ऑफ द सार्स। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट ऑफ द कॉलरा। जो हमारा कॉलरा होता है उसका स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट क्या होता है। ऑप्शंस देख लेते हैं। ओरल रिप्लेसमेंट थेरेपी, दूसरा है दैट इज टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक, उसके बाद अगला ऑप्शन है वो ट्राइवोमिथोप्रिम एंड वो सल्फा मिथाक्साजोल, और अंतिम ऑप्शन है दैट इज द डायोटिक ड्रग। तो यहाँ पे जो हमारा होगा करेक्ट आंसर दैट इज बी, टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक। तो अगर किसी पेशेंट में हमें कॉलरा डिटेक्ट होता है तो वहाँ पे जो हमारा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है उसमें हम लोग उसके स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट में उसको टेट्रासाइक्लिन रिकमेंड करते हैं। अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द बिगेस्ट रिस्क फैक्टर फॉर द इन्फेक्शन विद द इबोला। तो जो हमारा इबोला होता है उसमें अगर हम बिगेस्ट रिस्क फैक्टर के बारे में बात करते हैं तो वो क्या होता है। ऑप्शंस देख लेते हैं। वर्किंग इन द वो कैटेगरी 5 लेबोरेटरी, अगर हम बात करते हैं कैटेगरी 5 लेबोरेटरी की तो ये ऐसी लैब्स होती हैं जहाँ पे हम ऐसे एक तरह से मतलब वायरस को डिटेक्ट करते हैं जो कि हाईली इन्फेक्टिव होते हैं,
हैं। उसके बाद में जो हमारा अगला है दैट इज द अटेंडिंग ए फ्यूनरल ऑफ ए विक्टिम आउटसाइड। अगर किसी के इबोला हो गया है और उसका एक तरह से क्रियाक्रम हो रहा है, मीन्स उसका हो रहा है फ्यूनरल हो रहा है, तो अगर उसको अटेंड करते हैं तो क्या वो रिस्की है। अगला है दैट इज द नर्सिंग ए पेशेंट एट द होम। जो हमारा पेशेंट है जिसको एक तरह से इबोला हो रखा है तो उस कंडीशन में उसको एक तरह से घर में रखना और वहां पे उसका वो ट्रीटमेंट करना। और अंतिम ऑप्शन है अटेंडिंग लार्ज गैदरिंग। तो इस कंडीशन में जो हमारा होगा करेक्ट ऑप्शन वो होगा सी, दैट इज द नर्सिंग ए पेशेंट एट द होम। क्योंकि जो हमारा होता है इबोला ये एक ऐसा आप कह सकते हैं वायरल डिजीज होता है जिसमें कि जो हमारा होता है ट्रांसमिशन एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में वो काफ़ी तेज होता है, जिसके कारण कि अगर पेशेंट को ये वायरस हो गया है तो उस कंडीशन में उसका ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में होना चाहिए, उसको हम लोग घर में नहीं रख सकते हैं। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। द इबोला वायरस डिजीज इज ए टाइप ऑफ, ऑप्शंस देख लेते हैं, दैट इज द वायरल हीमोरेजिक फीवर। दूसरा ऑप्शन है प्लेग। जो हमारा तीसरा ऑप्शन है दैट इज द एवियन इन्फ्लुएंजा। और अंतिम ऑप्शन है दैट इज द वायरल रेस्पिरेटरी इलनेस। तो जो हमारा होता है एक तरह से इबोला होता है उसको हम लोग कहते हैं इबोला हीमोरेजिक फीवर भी कहते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा होगा करेक्ट आंसर दैट इज ए वायरल हीमोरेजिक फीवर हम इसको कहते हैं। उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है इसमें हम लोग आते हैं द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ द इबोला वायरस। जो हमारे होते हैं इबोला वायरस उनका इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है। पहला ऑप्शन है विद इन एन आवर, 1 घंटे होता है। दूसरा ऑप्शन है 48 आवर। उसके बाद अगला ऑप्शन है 2 to 21 डेज। और अंतिम ऑप्शन है दैट इज 2 to 7 डेज। तो जो हमारा होता है इबोला वायरस अगर हम उसके इंक्यूबेशन पीरियड के बारे में बात करते हैं तो वो 2 to 21 डेज के आसपास होता है। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज द सी, 2 to 21 डेज। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स आर एट रिस्क ऑफ गेटिंग इन्फ्लुएंजा फ्लू। तो वो कौन कौन से लोग हैं जिनके अंदर जो इन्फ्लुएंजा फ्लू है उसके होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, उनसे उनका रिस्क है एक तरह से चांसेस ज़्यादा होता है। जो हमारा है एक तरह से पहला ऑप्शन वो क्या है, जो ऐसी वुमेन जिनकी एज 70 साल से ज़्यादा है। जो हमारा दूसरा ऑप्शन है अगर कोई एक तरह से बच्चा है 4 ईयर का उसको। जो हमारा तीसरा ऑप्शन है दैट इज द वो 35 ईयर ओल्ड मैन विद द डायबिटीज। और अंतिम ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पे जो हमारा होगा करेक्ट आंसर दैट इज डी, ऑल ऑफ द एबव। ये जितने भी लोग हैं इनको इन्फ्लुएंजा फ्लू होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं और इनके अंदर रिस्क भी ज़्यादा होता है अगर इन्फ्लुएंजा फ्लू इनके अंदर हमें देखने को प्राप्त होता है। तो अगर जो हमारी पेशेंट है वो एक 70 साल की ओल्ड लेडी है तो उसके अंदर भी इसके लिए काफ़ी रिस्क होता है। अगर कोई 4 साल का बच्चा है उसके अंदर भी इसके लिए रिस्क रहता है। और अगर कोई 35 ईयर ओल्ड ऐसा पेशेंट है जिसके अंदर डायबिटिक कंडीशन है तो उसके अंदर भी इसका रिस्क ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑल ऑफ द एबव। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। विच ऑफ द फॉलोइंग कोरोना वायरस हैज कॉजेज थाउजेंड ऑफ डेथ अराउंड द वर्ल्ड एज एन इमरजेंट वायरस। तो यहाँ पे हमारा है पहला ऑप्शन दैट इज द MERS मर्स। जो हमारा दूसरा है दैट इज सार्स। और उसके बाद तीसरा है दैट इज OC43। और अंतिम है HKU1। तो अगर हम बात करते हैं कि जो हमारा है कोरोना वायरस वो जो अभी उसने काफ़ी डेथ एक तरह से कॉज की उसके लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पे जो हमारा है करेक्ट आंसर दैट इज द सार्स, SARS, सार्स ही रिस्पॉन्सिबल है जो हमारी अधिकतर जो हमारे कोरोना वायरस है उससे जो डेथ हुई है। क्योंकि जो हमारा होता है रेस्पिरेटरी सिंड्रोम होता है, जो हमारा होता है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम होता है, उसके कारण ही हमें अधिकतर डेथ कोरोना वायरस से देखने को प्राप्त हुई। ऑक्सीजन की जो हो जाती है वो कमी हो जाती है, सांस लेने में जो दिक्कत होती है उसी से बहुत ज़्यादा डेथ हमें देखने को प्राप्त होती हैं। उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है दैट इज द वो चिकनगुनिया इज प्राइमरली स्प्रेड बाय। जो हमारा होता है वो चिकनगुनिया वो किस तरह से स्प्रेड होता है या किससे स्प्रेड होता है। जो हमारा पहला ऑप्शन है दैट इज द बैक्टीरिया, दूसरा है वायरस, तो तीसरा है हमारा प्रोटोजोआ और अंतिम है
मोल्ड। तो इससे पहले हम लोगों ने बात किया था कि जो हमारा होता है वो चिकनगुनिया वायरस के कारण हमें देखने को प्राप्त होता है या उससे ये होता है। तो यहाँ पे जो हमारा होगा करेक्ट आंसर, दैट इज आंसर नंबर बी, वायरस। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। वो चिकनगुनिया इज स्प्रेड थ्रू एयर व्हेन पेशेंट कफ। तो अगर किसी पेशेंट के अंदर चिकनगुनिया है और वो खांसता है या कफ करता है तो उससे क्या ये स्प्रेड हो सकता है कि नहीं हो सकता है। ऑप्शंस देख लेते हैं, ट्रू और अगला है फॉल्स। तो ये जो हमारा सेंटेंस है या ये सही है या गलत है, तो इस कंडीशन में जो हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज द फॉल्स। जो हमारा एक तरह से चिकनगुनिया है वो कफ के थ्रू स्प्रेड नहीं होता है। पेशेंट अगर खांसता छींकता है तो उससे वो चिकनगुनिया स्प्रेड नहीं होता है। अब हम लोग अपने अगले ऑप्शन पे आते हैं, द मोस्ट कॉमन सिम्टम इन द चिकनगुनिया इज। अगर किसी पेशेंट के अंदर चिकनगुनिया होता है तो हमें क्या कॉमन सिम्टम उसके अंदर देखने को प्राप्त होता है। इसमें जो हमारा पहला ऑप्शन है दैट इज द फीवर एंड कफ, दूसरा ऑप्शन है फीवर एंड स्टमक एच, उसके बाद अगला ऑप्शन है फीवर एंड जॉइंट पेन और अंतिम ऑप्शन है दैट इज द फीवर एंड डायरिया। तो अगर किसी पेशेंट के अंदर चिकनगुनिया होता है तो उसके अंदर हमें एक तरह से फीवर तो देखने को प्राप्त होता है, बट उसके साथ में सीवियर जॉइंट पेन भी उसके अंदर हमें देखने को प्राप्त होता है। तो यहाँ पे जो हमारा है करेक्ट आंसर दैट इज द सी, फीवर एंड जॉइंट पेन। इस प्लेस पे आंसर में वो गलती से डी हो गया है, इसको आप लोग ठीक कर लीजिएगा। आंसर इसका है सी, फीवर एंड सीवियर जॉइंट पेन या जॉइंट पेन। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। विच इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर डेंगू। डेंगू के लिए कौन सा इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल होता है। ऑप्शंस हम लोग देख लेते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, प्रोटोजोआ। तो अगर हम बात करते हैं वो डेंगू की, तो ये एक प्रकार का वायरल इन्फेक्शन होता है जो कि फ्लेवी वायरस के कारण हमें देखने को प्राप्त होता है। तो यहाँ पे जो हमारा होगा करेक्ट आंसर दैट इज बी, वायरस। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। वो फिलेरिया लार्वा कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम द मेंस। जो हमारा होता है वो फिलेरिया लार्वा, उसको हम लोग जो पेशेंट है उसके अंदर से कब कलेक्ट करते हैं वो देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है दैट इज द पेरिफेरल ब्लड एट मिडनाइट। जो हमारा दूसरा ऑप्शन है वो दैट इज द सीमर्स ऑफ स्प्लीन। अगला ऑप्शन है दैट इज द सीमर्स ऑफ इंटेस्टाइनल कंटेंट और अंतिम ऑप्शन है दैट इज द बायोप्सी ऑफ द लीवर। तो अगर हम बात करते हैं वो फिलेरियल वो लार्वा की, तो इसकी जो कंसंट्रेशन है वो पेशेंट के अंदर रात में 10 बजे से सुबह 4 बजे के बीच में काफ़ी हाई हमें देखने को प्राप्त होती है। तो यहाँ पे जो हमारा होगा करेक्ट आंसर दैट इज आंसर नंबर ए, और वो पेरिफेरल ब्लड एट मिडनाइट। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 22। एट व्हाट एज शुड यू हैव फर्स्ट स्क्रीनिंग ऑफ हाई ब्लड प्रेशर। तो वो कौन सी एज है जहाँ पे पहली बार आपको अपने हाई ब्लड प्रेशर की स्क्रीनिंग करवानी चाहिए। तो ऑप्शंस हम लोग देख लेते हैं, 16 ईयर, अगला है 18 ईयर, अगला है 30 ईयर और अंतिम ऑप्शन है 50 ईयर। तो यहाँ पे जो हमारा है करेक्ट आंसर वो है 50 ईयर। तो अगर कोई पेशेंट 50 ईयर का हो जाता है, कोई आदमी अगर 50 ईयर का हो जाता है तो उसको अपने हाई ब्लड प्रेशर की स्क्रीनिंग करवा लेनी चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी एज है जब अक्सर लोगों के अंदर हाई ब्लड प्रेशर डिटेक्ट होता है। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 23। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स द हाइपरटेंसिव क्राइसिस। तो इनमें से वो कौन सी चीज़ है जो कि इंडिकेट करती है कि पेशेंट के अंदर हाइपरटेंसिव क्राइसिस हो सकती है, उसको इसका इफेक्ट ज़्यादा हो सकता है। ऑप्शंस देख लेते हैं, जो हमारा है बीपी वो अगर 140/99 mmHg है, दूसरा ऑप्शन है 150/99, तीसरा ऑप्शन है 160/100 और अंतिम ऑप्शन है दैट इज 180/120। तो अगर हम बात करते हैं वो नॉर्मल कंडीशन की, तो जो हमारा होता है ब्लड प्रेशर वो 120 to 80 के बीच में होता है। तो अगर हम अपने ऑप्शन नंबर डी को देखें तो यहाँ पे जो हमारा लोअर है वही हाइयर के बराबर हो गया है, 120 के बराबर हो गया है। तो ऐसा कंडीशन, ऐसा बीपी जहाँ पे 180/120 पेशेंट में हमें देखने
देखने को प्राप्त होता है तो वो इंडिकेट करता है कि हाइपरटेंसिव क्राइसिस पेशेंट के अंदर हो सकती है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ हाई ब्लड प्रेशर। अगर किसी पेशेंट के अंदर हाई ब्लड प्रेशर हो गया है तो मोस्ट कॉमन सिम्टम क्या उसके अंदर हो सकते हैं। पहला ऑप्शन है वो दैट इज द रेसिंग हार्ट बीट, दूसरा ऑप्शन है दैट इज द हाई बॉडी टेम्परेचर, तीसरा ऑप्शन है फैटिग्यू और अंतिम ऑप्शन है इट हैज़ नो सिम्टम दैट यू नोटिस। तो यहाँ पे जो हमारा होगा करेक्ट ऑप्शन वो है ऑप्शन नंबर डी, इट हैज़ नो सिम्टम दैट यू हैव नोटिस। तो अगर किसी पेशेंट के अंदर हाई ब्लड प्रेशर है तो उस कंडीशन में हमें कोई भी उसके अंदर सिम्टम तब तक देखने को प्राप्त नहीं होता है जब तक कि उसका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम डिस्टर्ब नहीं होता है या वो उसको हैंडल कर लेता है। बट अगर एक तरह से किसी पेशेंट के अंदर हाइपरटेंसिव कंडीशन आ गई है, हाई ब्लड प्रेशर है और उसको हार्ट हैंडल नहीं कर पाता है, तब हमको उसके सिम्टम्स देखने को प्राप्त होते हैं। तो इस कंडीशन में जो हमारा करेक्ट आंसर दैट इज डी, इट हैज़ नो सिम्टम दैट यू नोटिस। अब हम लोग आते हैं अपने अंतिम क्वेश्चन पे, वो दैट इज द गैस्टेशनल डायबिटीज इज डायग्नोज्ड बाय। तो अगर हम बात करते हैं गैस्टेशनल डायबिटीज के बारे में, तो अगर कोई फीमेल है प्रेग्नेंट और उसमें एक तरह से वो प्रेगनेंसी के टाइम में ही फर्स्ट टाइम डायबिटीज डिटेक्ट होती है तो उसको हम लोग कहते हैं गैस्टेशनल डायबिटीज कहते हैं। तो इसको हम लोग किस तरह से डायग्नोज कर सकते हैं, ऑप्शंस देख लेते हैं। दैट इज द ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट जिसको हम लोग GTT कहते हैं। उसके बाद जो हमारा अगला ऑप्शन है दैट इज द रैंडम ब्लड शुगर। उसके बाद अगला ऑप्शन है दैट इज द फास्टिंग एंड और वो पोस्ट वो प्रांडियल ब्लड शुगर और अंतिम ऑप्शन है दैट इज द 24 आवर ब्लड शुगर प्रोफाइल। तो अगर कोई पेशेंट ऐसा है जिसके अंदर वो प्रेगनेंसी के टाइम में पहली बार डायबिटीज डिटेक्ट होता है तो उसकी जो डायग्नोसिस है उसको हम लोग ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट को यूज करके करते हैं जिसको हम लोग GTT कहते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा है करेक्ट आंसर दैट इज द ए, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। ओके फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चंस आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। इनमें अगर कहीं कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपके पास भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि आपको लगता है इम्पॉर्टेंट हैं बट इसमें इंक्लूडेड नहीं है, उनको भी अगर आप हमारे कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे तो वो स्टूडेंट को हेल्प करेगा। इसका PDF आपको कुछ दिन में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो उस कंडीशन में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि ऐसे ही वीडियो आपको लगातार मिलती रहें। थैंक यू।